एवरीवन एंड वेलकम टू पेंसिल एकेडमी। सो हमने कल अपने इम्यूनोलॉजी यूनिट को स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्या देखा था। सबसे पहले तो इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी क्या होती है। इम्यूनोलॉजी या फिर आप बोल सकते हो इम्यूनिटी हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करती है। तो जैसे हमने देखा था सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन्स से हमारी प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। देन हमने तीन टर्म्स देखी थी कल, एंटीजन दैट इज सेल्फ एंटीजन, नॉन सेल्फ एंटीजन और सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। तो आई होप कि आपको ये तीनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। तो आज जो हम लेक्चर अपना कवर करेंगे उसमें क्या होगा कि अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक माउस यहाँ पर बना करके दिखाया था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी नॉन सेल्फ एंटीजन अगर इस माउस के अंदर एंटर होता है तो ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा बाय दिस माउस। और ये जो इम्यून रिस्पांस होगा ये फिर फर्दर दो टाइप्स का होगा। एक होगा आपका इनेट इम्यून रिस्पांस, इनेट इम्यून रिस्पांस, और दूसरे टाइप का रिस्पांस जो जनरेट हो रहा था वो कौन सा था, अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस। तो ये दो टाइप्स के रिस्पांसेस जो है ये जनरेट हो रहे थे आफ्टर द entry of any kind of a non-self antigen into your mouse। और फिर जब ये रिस्पांस जनरेट हो रहा था तो फिर एंटीजन की क्या हो रही थी, एलिमिनेशन। ठीक है, एंटीजन की फिर फाइनली एलिमिनेशन हो रही थी। तो ये प्रोसेस जो था वो पूरा हमने कल देखा था, है ना। आप लोगों को ध्यान दो, मैं आपको एक एग्जांपल याद करा दूं तो एक चीज आपको मैंने कल बताई थी। तो आज अब हम क्या करने वाले हैं कि ये जो इम्यून रिस्पांस है दैट इज इनेट इम्यून रिस्पांस और ये जो अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस है इन दोनों रिस्पांसेस को हम डिटेल में कवर करेंगे कि क्या इन रिस्पांसेस के अंदर चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए इनेट इम्यून रिस्पांस। हेडिंग डाल लीजिए इनेट इम्यून रिस्पांस। और दूसरी तरफ हेडिंग डालिए adaptive immune response। तो ये दो टाइप्स के रिस्पांसेस हैं जो कि एक्सटर्नल या फिर एक्सोजेनस या फिर नॉन सेल्फ एंटीजन की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट या फिर बॉडी के अंदर एंटर करने से जनरेट होते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों रिस्पांसेस को पहले कंपैरेटिव अकाउंट में देख लेंगे कि किस तरीके से एक दोनों एक दूसरे से डिफरेंशिएट होते हैं, डिफरेंशिएट या बोल सकते हो कि डिफरेंट होते हैं। और फिर उसके बाद हम जो है वो सिंगल सिंगल दैट इज पहले इनेट को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फिर अडैप्टिव को। और उससे पहले दोनों को एक बार कंपैरेटिव अकाउंट दोनों का देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, तो जो इनेट इम्यूनिटी होती है ना ये होती है नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले पॉइंट्स देखो, उसके बाद में फिर मैं आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी कर दूंगी डिटेल के अंदर। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है जो इनेट इम्यून रिस्पांस होता है वो आपका कैसा होता है, नॉन स्पेसिफिक। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस की तो इट इज स्पेसिफिक। ठीक है, एक नॉन स्पेसिफिक है, दूसरा कैसा है, स्पेसिफिक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि इट इज हाईली स्पेसिफिक। ठीक है, दिस इज हाईली स्पेसिफिक। adaptive immune response is highly specific। उसके बाद अगर हम बात करें इनेट इम्यून रिस्पांस की, तो ये जो रिस्पांस होता है आपका इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। तो जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो उस टाइम से ही इनेट इम्यूनिटी ऑलरेडी चाइल्ड के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड जबकि ठीक है प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है
it is activated prior to the antigen infection. या आप ऐसे लिख सकते हो कि it is active before even the entry of antigen. ये बाय बर्थ है इनेट वाली, जो अडेप्टिव है इसका वर्ड से ही पता चल रहा है कि वो अडेप्ट हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये एक्वायर की है किसी भी इंडिविजुअल, ठीक है। जबकि दिस इज एक्टिव बिफोर द एंट्री ऑफ एंटीजन, ठीक है। कोई एंटीजन आए उससे पहले ही ये एक्टिवेटेड फॉर्म में ही होती है, जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है। जबकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है इट इज एक्टिवेटेड after the arrival of एंटीजन। ये कब एक्टिवेट होती है? जब आपका कोई एंटीजन आ जाता है उसके बाद ये एक्टिवेट हो सकती है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो इट इज एक्टिवेटेड आफ्टर अराइवल, या फिर आप यहाँ पर एक और वर्ड लिख सकते हो आफ्टर द एक्सपोजर, आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन, ठीक है। जब एंटीजन से एक्सपोज होगी बॉडी उसके बाद ये एक्टिवेट होती है। देन उसके बाद जो आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है ये कैसी होती है? इमीडिएटली एक्टिवेट होती है, ठीक है। सो दिस इज इमीडिएट, इट इज एक्टिवेटेड इमीडिएटली या फिर आप बोल सकते हो क्विक रिस्पांस देते हैं, ठीक है। इमीडिएटली, इमीडिएट लिखो, इमीडिएट और फिर क्विक रिस्पांस। बट जो रिस्पांस होता है वो होता कैसा है? इट इज ऑफ जनरल टाइप, कोई भी एंटीजन आ जाएगा उसके लिए सेम ही टाइप का रिस्पांस देगी। जबकि जो आपकी अडैप्टिव इम्यून सिस्टम होती है इट इज स्लोली एक्टिवेटेड, ये स्लोली एक्टिवेट होती है, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जो है ये प्रोवाइड करेगी, जबकि ये कैसी थी? ये जनरल टाइप की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। इज द जनरल टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इज जनरल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए दो इम्यून रिस्पॉन्सेस के बीच में, ठीक है जी। उसके बाद में इसको हम और क्या बुलाते हैं? जो इनेट इम्यूनिटी होती है इसको हम एक और नाम है इसका, दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी या फिर नेटिव इम्यूनिटी। जबकि जो आपकी अडैप्टिव इम्यूनिटी है इसके भी दो नाम हैं, एक और नाम है दैट इज एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। इट इज आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ये जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो इम्यूनिटी है ये एक्वायर की जाती है बाय एनी इंडिविजुअल, ठीक है जी। तो हमने क्या देख लिया? हमने भी देख लिया है कि हम दो टाइप्स की इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे हैं। एक आ जाती है आपकी इनेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन दोनों को हमने देखा कि कोई भी एंटीजन जब एंटर करेगा किसी भी इंडिविजुअल के अंदर तो उसके अंदर जो है वो इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा। वो जो इम्यून रिस्पांस उसके अंदर जनरेट होगा वो दो टाइप्स का होगा, इनेट और अडैप्टिव, ठीक है। तो अभी हमने क्या देख लिया? इनेट इम्यून रिस्पांस और अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस के बीच में डिफरेंसेस देख लिए कि इनेट इम्यून रिस्पांस जो है ये स्पेसिफिक होगा और जबकि अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस सॉरी ये नॉन स्पेसिफिक होगा, जबकि जो अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस है ये हाईली स्पेसिफिक होगा। अब देखो इस स्पेसिफिक वर्ड का क्या मतलब है कि अगर नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हो कि अगर किसी भी तरीके का पैथोजन एंटर कर जाए, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी पैरासाइट हो, तो जो बॉडी है ना वो सेम ही टाइप का रिस्पांस जो है वो देगी, ठीक है। सेम ही टाइप की रिस्पांस जनरेट होगी इन केस ऑफ योर इनेट इम्यून रिस्पांस। इसको बोला जाता है इसलिए नॉन स्पेसिफिक। जबकि अगर हम बात करें अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस की तो ये जो रिस्पांस है ये अलग अलग टाइप से होता है। मतलब कि अगर वायरस एंटर करेगा तो कोई अलग टाइप का रिस्पांस देखने को मिलेगा। ये डिफरेंसेस ऑफ देयर मतलब कि डिफरेंसेस ऑफ देयर टाइप कि मतलब किस टाइप्स के ये अलग अलग
इम्यूनोलॉजी को आगे कवर करते जाएंगे तो आपको ये चीजें पता चलती जाएंगी। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इसमें सेम टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट होगा, जबकि इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट होगा। अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो जब हमारे घर, जैसे आप लोग रोज घर जाते हो, अभी आप कॉलेज में हो या फिर कहीं से भी, जैसे आप जॉब करते हो या फिर कॉलेज में जो भी है ना, तो आप डेली घर जाते हो तो आपको सेम टाइप का खाना मिलने देखने का मतलब खाने को मिलता है। दाल चावल है तो डेली आपको दाल चावल ही मिलते हैं। वहीं अगर कोई और आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई गेस्ट घर पे आ जाए तो मम्मी है ना कोई स्पेसिफिक अच्छा पूछती है कि अच्छा उसके दोस्त को या फिर जो भी मेहमान घर में अगर उनको खाने में क्या पसंद है, उनकी पसंद की चीज बनाई जाए, तो वो स्पेसिफिक चीज को जो है वो बनाया जाता है। उसी तरीके से जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें कोई तरीके का भी एंटीजन एंटर कर जाए, उसने सेम ही काम करना है, जो आपकी इम्यूनिटी है उसमें सेम तरीके से उसको टैकल करेगी एंटीजन को। जबकि अगर हम बात करें अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस की, तो ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइप का रिस्पांस जो है वो जनरेट करेगा, वो स्पेसिफिक काइंड ऑफ एन एंटीजन। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद फिर देखो सेकंड पॉइंट है कि ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तब से ही इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट ही होती है बॉडी के अंदर। जबकि अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस बोलने से ही पता चल रहा है कि अडैप्ट करा है इंडिविजुअल की बॉडी ने, adapt करा है over the passage of time to the different kinds of the antigens after their exposure to their body, फिर जाकर के एक्वायर हुई है कोई चीज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एक्टिव, ये जो इम्यूनिटी होती है एक्टिव होती है इवन बिफोर द एंट्री ऑफ द एंटीजन। नेचुरली अगर बाय बर्थ है कोई चीज बाय बर्थ प्रेजेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एंटीजन चाहे नहीं भी आ रहा बट वो इम्यूनिटी है बॉडी के अंदर। ठीक है, जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जब जब अराइवल होगा एंटीजन का तब तब वो एक्टिवेट होगी, उससे पहले उसकी कोई एक्टिवेशन नहीं होती। देन अब क्योंकि ये बाय बर्थ प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट ही है तो इमीडिएट यानी क्विक रिस्पांस होता है। ठीक है, जैसे ही कोई एंटीजन आएगा एकदम तुरंत रिस्पांस जनरेट कर देगी बॉडी। ठीक है, अब जनरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें एडेप्टिव की, तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे एक्टिवेट होती है, ये पहले पहचानने में टाइम लेगी कि अच्छा एंटीजन आ गया, अच्छा तो फिर अच्छा देखो अच्छा ये तो नॉन सेल्फ एंटीजन है, तो फिर धीरे धीरे करके एक्टिवेशन की होती है। बट एक बार अगर ये एक्टिवेट हो गई तो फिर इसकी बहुत मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जो है ये बॉडी को फिर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है जी, तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, डिटेल में इनेट इम्यूनिटी को देखेंगे, तो ये हो जाएगी। उसके बाद फिर हम डिटेल में एडेप्टिव इम्यूनिटी को देखेंगे, ये हो जाएगा। फिर इनका एक ग्राफ बनता है जो कि एग्जाम में आपको अक्सर पूछ लिया जाता है, वो ग्राफ देखेंगे कि किस तरीके से वो जो ग्राफ है वो फॉर्म हुआ है। तो अभी के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए इनेट इम्यून सिस्टम, इसको हम करेंगे अभी डिटेल के अंदर। तो देखिए इनेट इम्यूनिटी, रेडी करिए, इनेट इम्यूनिटी। तो देखो अब ये चीज तो आपको बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं इनेट इम्यूनिटी की, तो एक चीज तो आप लोगों को पता है कि इट इज द नेचुरल इम्यूनिटी और आल्सो नोन एज द नेटिव इम्यूनिटी। इट इज द natural immunity or also known as native immunity. Then innate immunity is present by birth होती है, ठीक है, by birth present होती है। उसके बाद में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब नॉन स्पेसिफिक वर्ड का मीनिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, तो ये कैसी होती है आपकी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, अब उसका मतलब वैसे मैंने आपको बोल करके बता दिया, इसको आप लिख भी लो, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का क्या मतलब है। सारे के सारे कोई भी एंटर हो, कोई भी एंटीजन एंटर हो रहा है, बी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, सभी के लिए सेम टाइप का रिस्पांस जो है ये जनरेट करेगी। ठीक है, तो इट शोज सेम टाइप ऑफ रिस्पांस टू ऑल टाइप ऑफ एंटीजन, और इसी चीज को हम बुलाते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है,
इमीडिएटली एक्टिव हो जाती है, ठीक है, immediately activated, but it gives general response. जनरल रिस्पॉन्स जो है हमें इससे मिलता है, और ये एंटीजन के पहले ही, एंटीजन एक्सपोजर हो उससे पहले ही क्या होती है, ये एक्टिवेटेड होती है. So it is activated prior to antigen exposure. अब इस चीज का क्या मतलब है, एक्सपायर मींस बिफोर. ऐसे वर्ड्स को देखते रह गए, क्योंकि ये वर्ड्स जो है एग्जाम में कई बार आ जाते हैं. आप ये ढूंढते रह जाओगे, जो प्रायर कभी नहीं किया था तो प्रायर कभी है बिफोर, ठीक है. उसके बाद में अगर हम इसका एग्जांपल करें कि अच्छा हम अब कुछ एग्जांपल बताओ, आपको आपसे पूछ सकते हो कि मैम आप ना कुछ एग्जांपल बताओ कि एंटीजन एक्सपोज हुआ नहीं है बट पहले से इम्यूनिटी जो है वो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. उस चीज के लिए एग्जांपल है, तो आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर HCl प्रेजेंट होता है स्टमक में, है ना. जो स्किन है वो भी तो एक मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है. देन बॉडी के अंदर प्रेजेंट जो HCl है इन द स्टमक, ठीक है, ये भी एक्ट कर रहा है हमारे लिए, प्रोटेक्शन का जो है ये काम कर रहा है. उसके बाद बस इतना ही था इसके अंदर अभी के लिए आपको, ठीक है. इनेट इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. सो आप यहाँ पे लिख लेंगे इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट्स. इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इनेट इम्यूनिटी के एक आ जाते हैं फिजिकल कंपोनेंट, तो यहाँ पे एक आ जाएंगे आपके फिजिकल कंपोनेंट्स. उसके बाद आ जाएंगे इंटरनल डिफेंसर सेल्स, ठीक है, इंटरनल डिफेंसर सेल्स. तो ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके इनेट इम्यूनिटी. इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेंटर के अंदर ले आते हैं ताकि अभी एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है ना, तो आपको फिर क्लियर होगा कुछ चीजें. इसके अंदर देखो, इट इज इमीडिएटली एक्टिवेटेड, गिव जनरल रिस्पांस, बट इसमें आपने एक और पॉइंट ऐड करना है. पॉइंट क्या है कि इट इज एक्टिवेटेड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है. आप लोग, आप में से नहीं सारे नहीं, आप में से कुछ लोग जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप में से कुछ क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोश है, बिल्कुल सारा 10-10 घंटे पढ़ाई करें, 10-10 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद सारा का सारा जोश खत्म. तो पहले तो इमीडिएटली एक्टिव हो जाएंगे, बट उसके बाद होंगे एक्टिव कितनी देर के लिए, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वही हिसाब किताब अपनी इनेट इम्यूनिटी का होता है, ठीक है. जबकि अगर हम बात करें अडैप्टिव इम्यूनिटी, तो ये भले ही स्लो एक्टिवेट होती है बट ये लॉन्ग टर्म में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना. जैसे कि आपके जो कुछ आप में से कुछ लोग होंगे जो कि एग्जाम नजदीक आ जाते होंगे, तब पढ़ना शुरू करते होंगे, बट फिर वो जो उस टाइम जो पढ़ा हुआ होता है वो लंबे टाइम तक याद इसलिए रहता है. लंबे टाइम तक कितनी देर के लिए, जब जैसे एग्जाम आने वाला है तो आपको थोड़ा ताजा ताजा पढ़ा होगा तो याद रहेगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज नहीं होती है. ये चलती है आपके स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जो आपको थ्योरी पेपर लिखने होते हैं. अगर आप बात करें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक जो है वो पढ़ाई भी करनी पड़ेगी रेगुलरली, और साथ ही साथ में जो है वो परसिस्ट करना पड़ेगा उस चीज को डिसिप्लिन मैनर में, ठीक है. तो इनेट इम्यूनिटी की तरह नहीं हमें करना कि इमीडिएटली एक्टिवेट तो
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हमें क्या करना है, इमीडिएटली एक्टिव रहना है, बट हमें लंबे टाइम के लिए जो है वो एक्टिव रहना है। तो इनेट और अडैप्टिव का मिक्स करके हमें जो है अपना काम करना है, राइट। उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे थे, हम बात करने वाले थे अपने फिजिकल कंपोनेंट्स को डिस्कस करने वाले थे कि कौन कौन से फिजिकल कंपोनेंट्स जो है इनेट इम्यूनिटी के वो होते हैं। तो देखो फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, स्किन या फिर फिजिकल कंपोनेंट्स। इन्हीं फिजिकल कंपोनेंट्स को हम लोग बुला लेते हैं फिजिकल बैरियर्स भी बुला लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, तो फिजिकल कंपोनेंट्स या फिर फिजिकल बैरियर्स। तो इसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल तो आप लोगों का आ जाएगा जो होता है दैट इज स्किन, उसके बाद म्यूकस, देन सलाइवा, उसके बाद में आपका आ जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन स्टमक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि स्टमक के होते हैं, लाइसोजाइम्स, ठीक है। लाइसोजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ईयर्स में होते हैं ना, आपके जो आंसू होते हैं और सलाइवा में भी प्रेजेंट होते हैं जो लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स के बाद सीलिया हो गया, सीलिया के बाद आपके केमिकल सिक्रीशंस हो गई आपकी बॉडी की, केमिकल सिक्रीशंस के बाद स्टमक का HCl हो गया। ये सारे के सारे फिजिकल बैरियर्स का काम करते हैं। तो फिजिकल बैरियर्स का काम कैसे करते हैं कि देखो हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं तो इससे पहले कि हमारी बॉडी में कोई दूसरा एंटीजन हमारी बॉडी में जीआई कर गया, बट इससे पहले वो हमें अफेक्ट करने लगे, ठीक है, हमारी बॉडी को। उससे पहले क्या होता है, जो HCl है वो उसकी जो फंक्शन है उसको डाउन रेगुलेट कर देता है। तो मतलब HCl ने प्रोटेक्शन कर ली। अगर HCl बॉडी के अंदर नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। तो ये पैथोजन की एंट्री होने से पहले स्टमक में प्रेजेंट ऑलरेडी है, ठीक है, ताकि जब कोई बाहर से कोई ऐसा बैक्टीरिया या कोई ऐसी चीज आ जाए छोटे मोटे, उनको ये ऐसे ही खत्म कर देते हैं। उसी तरीके से जैसे म्यूकस हो गया, देन स्किन हो गया, स्किन की कोई चीज को अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देती है। आपने जैसे अगर बोला जाए स्किन में जैसे मान लो कभी कट लग जाता है तो क्या बोला जाता है कि जख्म जब हो जाता है तो बोलते हैं कि उसको खुला मत रहने दो, कभी बैंडेज लगा दो, और छोटा मोटा जो है फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको पट्टी कर दो। क्यों, ताकि सराउंडिंग से जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटर उस पोर्शन के थ्रू एंटर ना कर पाए, और अगर एंटर कर जाते हैं केस को तो फिर काफी सारी तरीके की इन्फेक्शंस है ना होने की खतरा हो जाता है। तो इसीलिए तो ये वाले जो आपके बैरियर्स हैं फिजिकल बैरियर्स, ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी, ठीक है। बट इनमें अगर किसी तरीके का कोई डिफेक्ट या कोई दिक्कत आ जाए, कोई इंजरी हो जाए इनकी जगह पे, कोई कट लग जाए, ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल डिफेंसर सेल्स की, तो इंटरनल डिफेंसर सेल्स में क्या क्या एग्जांपल्स हो गया। सबसे पहला एग्जांपल इसके अंदर देखो, डेंड्राइटिक सेल्स, उसके बाद मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस के बाद आपके पास एग्जांपल आ जाएगा नेचुरल किलर सेल्स। ये देखो मैंने इसको एन चलो थोड़ा बहुत लिख देती हूँ, अभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा इसका, कुछ नहीं सुना। तो ये बोलते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स, इनको हम शॉर्ट में बुलाते हैं एनके सेल्स, ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स। उसके बाद और कौन से सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, देन बेसोफिल्स, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, देन आ जाते हैं आपके मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स। तो ये सारे जो सेल्स हैं दे कम्स अंडर द इंटरनल डिफेंसर सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपके इनेट इम्यूनिटी के कुछ कंपोनेंट्स, राइट। उसके बाद में इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड ही आप कुछ पॉइंट लिखोगे यहाँ पर, जो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इनेट इम्यून रिस्पांस होता है दिस इज आल्सो नोन एज प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। जो इनेट इम्यून रिस्पांस होता है ना इट इज नोन एज प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। क्योंकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो थ्रू दिस इनेट इम्यूनिटी के इन्हीं कंपोनेंट्स में से किसी से जो है वो एंटर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी को प्रिवेंट भी कौन करेंगे? प्राइमरी डिफेंस जो इनेट इम्यून के सेल्स ही करेंगे, तो इसलिए उसको बोल दिया जाता है प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। ठीक है, एंड अब एक और पॉइंट लिखो कि ये जो है इट इज एक्टिव ऑल द टाइम। इट इज एक्टिव all the time, पूरे टाइम जो है ये एक्टिवेटेड रहता है आपका इनेट इम्यून रिस्पांस, या फिर आप बोल सकते हो इट इज प्रेजेंट पूरे टाइम प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसकी जो आपका इनेट इम्यून जो सिस्टम है इसकी वजह से किसी भी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं हो सकता। इस चीज का क्या मतलब है कि ये जो इनेट इम्यून या इनेट इम्यून जो सिस्टम है इसके जितने भी सेल्स हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो खुद के ही सेल्स को मारना शुरू कर दें, किसी भी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाए और वो उसकी वजह इनेट इम्यून सिस्टम हो, ऐसा नहीं हो सकता। एंड यू विल नेवर सी एनी काइंड ऑफ मैक्रोफेज कि इट हैज गॉन बैड एंड इट हैज स्टार्टेड ईटिंग इट्स ओन सेल्स। ठीक है, आपको ऐसा कभी भी देखने को जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में अब हमारा जो अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी का। ठीक है, इतना अभी हमने कर लिया इनेट इम्यूनिटी को देखा भी हमने। देखो एक बार अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी को कवर करना शुरू किया है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि जो टर्म इम्यूनिटी है वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? बर्नेट। और फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोला जाता है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे बोला जाता है? तो एमिल वॉन बेहरिंग। एमिल वॉन बेहरिंग को जो है वो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद में इम्यूनोलॉजी क्या होती है? इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यूनिटी वगैरह सब चीजें। उसके बाद फिर हमने क्या देखा था? सेल्फ एंटीजन, ठीक है, और नॉन सेल्फ एंटीजन, और देखा था सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी बॉडी में रिस्पांस जनरेट होता है वो हमेशा ही नॉन सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट और सेल्फ ऑल्टर्ड एंटीजन के अगेंस्ट जो है वो इम्यून सिस्टम हमारा काम करता है। ठीक है, सेल्फ एंटीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ एंटीजन तो अपनी खुद ही की बॉडी के सेल्फ है। ठीक है, फिर आपको क्या बोला था कि जैसे अगर मान लीजिए एक माउस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये माउस है, ठीक है, और ये जो माउस है इसे किसी नॉन सेल्फ एंटीजन ने इन्फेक्ट कर लिया। नॉन सेल्फ एंटीजन ने इन्फेक्ट कर लिया तो हम लिख सकते हैं कि दिस नॉन सेल्फ एंटीजन कैन बी एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और वायरस और फंजाई या फिर पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है, बस होना कैसा चाहिए? नॉन सेल्फ। तो इम्यून रिस्पांस जनरेट हो जाएगा। इम्यून रिस्पांस जो जनरेट होगा वो आपका दो टाइप्स का होगा, अडैप्टिव और इनेट। ठीक है, और फिर ये रिस्पांस जो जनरेट हो जाएगा तो एंटीजन की क्या करवाई जाएगी? एलिमिनेशन करवाई जाएगी। ठीक
उसके बाद में फिर हमने देखा कि इनिट इम्यून रिस्पांस क्या होता है, अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस क्या होता है। दो टाइप से देखिए पहले हमने क्या देखा इनका डिफरेंस, ठीक है। तो इस चीज के अंदर पहले हमने देखा कि जो इनिट इम्यून रिस्पांस होता है आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि किसी भी तरीके का एंटीजन एंटर कर जाए सेम ही रहता है रिस्पांस होगा, जबकि अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस हाईली स्पेसिफिक होता है। उसके बाद ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, ठीक है, जबकि इट इज एक्वायर्ड, दिस इज जो ये वाला आपका अडैप्टिव होता है, इसको क्या किया जाता है, इट इज एक्वायर्ड over the years, it is due with the growing age, इसको एक्वायर किया जाता है। देन ये अब बाय बर्थ प्रेजेंट है, इसका मतलब कोई एंटीजन आए ना आए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्टिव रहता है, जबकि एंटीजन से एक्सपोजर होने के बाद ही आपका एंटी इम्यून रिस्पांस जो जनरेट होता है, ठीक है। क्योंकि बाय बर्थ प्रेजेंट है, एंटीजन आए ना आए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्टिव रहता है, तो ये क्विक रिस्पांस होता है। जैसे ही क्विक रिस्पांस ये रिगार्ड कब करी गई है कि जब किसी एंटीजन की एंट्री हुई, सो इट शोस क्विक रिस्पांस, आप यहां पे लिख सकते हो अपॉन द एंट्री ऑफ एंटीजन, upon the entry of antigen, जैसे ही कोई एंट्री करी किसी एंटीजन है, ये तुरंत रिस्पांस जनरेट कर देगा, रिस्पांस जनरेट कर देगा। उसके बाद में फिर ठंडा पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में डिग्रेड करती है, जबकि ये वाला स्लोली एक्टिवेट होता है, ठीक है, स्लोली स्लो एक्टिवेशन आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, तो यहाँ पे आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर, ठीक है, एंड persist for long, उसके बाद ये जनरल प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, और ये वाली स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। तो ये इनके डिफरेंसेस भी हो गए। उसके बाद फिर डिफरेंसेस के बाद से मैंने आपको क्या बताया, जो इनिट इम्यून रिस्पांस है इसको हमने थोड़ा सा डिटेल के अंदर करा। तो पहले उसके एक वही पॉइंट्स दे दिए हमने, ये जो है नेचुरल इम्यूनिटी है, या फिर इसको हम एक और नाम देते हैं दैट इज नेटिव इम्यूनिटी। नेटिव क्यों, क्योंकि सेल की खुद ही की है, ठीक है, किसी पैथोजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही की इम्यूनिटी है, ठीक है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। नॉन स्पेसिफिक है, इमीडिएट एक्टिवेट हो जाती है, ये जनरल रिस्पांस बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, then activate होती है prior to the या फिर उससे before the antigen exposure, right। उसके बाद में फिर हमने देख लिया कि innate immunity के components क्या क्या हैं। तो innate immunity के दो components होते हैं, that is physical components, और second type के होते हैं internal defensive cells। तो जो ये physical components होते हैं innate immunity के, ये क्या करते हैं, they prevent the antigen entry। यहाँ पर आप एक चीज देखो कि ये जो physical components होते हैं ये क्या करते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर देखो कि दे प्रिवेंट एंटीजन एंट्री, ये किसी भी तरीके की एंटीजन को बॉडी के अंदर एंटर होने से रोकते हैं, ठीक है, और दे आर द मेजर साइट ऑफ एंटीजन एंट्री। दूसरा पॉइंट देखो, दे आर द मेजर साइट ऑफ एंटीजन एंट्री। आप बोलोगे कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रही है। एक तरफ तो आप ये चीज बोल रहे हो कि दे प्रिवेंट द एंटीजन एंट्री, ठीक आता है, फिर दूसरी की तरफ आप ये भी बोल रहे हो कि दे आर द मेजर साइट ऑफ द एंटीजन एंट्री। ये दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है ना एक ही टाइप की फिजिकल इंजीनियरिंग डायग्राम्स के अंदर। तो देखो जब ये प्रेजेंट होंगे सही सलामत, जब इनमें किसी तरीके की कोई इंजरी नहीं आई है, ये एकदम नॉर्मली प्रेजेंट है, नॉर्मल है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, किसी तरीके की एंटीजन को एंटर नहीं होने देंगे बॉडी के अंदर, एक चीज। दूसरी चीज, अगर इनमें किसी भी तरीके की कोई भी इंजरी, कोई भी डिफेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस टाइम पे यही मेजर साइट्स बन जाते हैं फिर एंटीजन को एंटर करने के लिए। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे HCl स्टमक पर प्रेजेंट है, तो जो है प्रिवेंट कर एंटीजन की एंट्री को, एंटर हो भी गया खाने के साथ में तो वो खत्म, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। बट अगर वहीं पे अगर HCl ना हो स्टमक में तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम ले लें स्किन को, तो स्किन प्रेजेंट है आपकी, इंटैक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई कट वट कहीं कुछ नहीं लगा हुआ, तो कोई किसी तरीके का कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा सकता। बट अगर कोई कट लग जाए, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कोई कट लग जाए, बड़ा कट हो तो हम बोलते हैं फटाफट से पट्टी कर दो, या फिर छोटा टुकड़ा कट हो तो हम बोलते हैं कि जल्दी से बैंडेज लगा दो। क्यों बोला जाता है ऐसा, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि
स्किन का जो मिलता है, जो कट गई होती है स्किन, वहाँ से बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं वो वहाँ से पास हो सकते हैं टू योर बॉडी। इसलिए बोला जाता है कि फटाफट से उसको कवर कर दो ताकि वो एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो यही बात सेम सारी की सारी चीजों में यही चीज अप्लाई होती है कि अगर तो वैसे तो ये जो फिजिकल बैरियर्स हैं जैसे नाम से ही पता चल रहा है दे आर बारिंग फ्रॉम एंटरिंग एनीथिंग इनटू देयर बॉडी, बट अगर ठीक है इसलिए बोला गया प्रिवेंट करें एंटीजन की एंट्री को, बट एट द सेम टाइम अगर इनमें किसी तरीके का कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो यही फिर मेजर साइट बन जाते हैं एंटीजन की एंट्री के। ठीक है जी, फिर हमने ये कुछ एग्जांपल्स देखे, देन फिर हमने देखा एक दूसरे टाइप के कंपोनेंट्स। ठीक है, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स देख रहे हैं हम। एक कंपोनेंट हमने देख लिया फिजिकल बैरियर्स का, और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज इंटरनल डिफेंसिव सेल्स। अब इंटरनल डिफेंसिव सेल्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, एक आ जाता है डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल्स एंड मोनोसाइट्स। सो ये कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि आते हैं इंटरनल डिफेंसिव सेल्स के अंदर। फिर मैंने आपको एक दो लाइन और लिखवा दी यहाँ पर कि जो इनेट इम्यून रिस्पांस होता है इसे हम एक और नाम से बुला देते हैं, कौन से नाम से, दैट इज प्राइमरी डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो इट विल कम अक्रॉस द इनेट इम्यूनिटी ओनली। ठीक है, उसी उसके बाद ही फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी का रोल आता है। ठीक है, हमेशा ही पूरा टाइम ये एक्टिव फॉर्म में बैठी रहती है, मतलब सब क्या लेकर के पूरा तैयार होती है कि कोई एंटीजन आए और मैं उसके ऊपर अटैक करूं। ठीक है, उसके बाद में इनेट इम्यूनिटी की वजह से बॉडी के अंदर किसी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जनरेट हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी भी मैंने वही चीज बोली कि कोई भी ये सेल अपने खुद के अगेंस्ट जो है ये काम नहीं करेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि खुद के सेल्स को ये मारना जो है वो स्टार्ट कर दे। ठीक है, उसके बाद में अब एक एक ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसके अंदर फिर हम ये वाला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, ये वाला हमने कर लिया आपका इनेट इम्यून रिस्पांस। ठीक है, उसके बाद अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस में देखो ये वाले पॉइंट्स तो बिल्कुल कॉमन आएंगे, कुछ मैं एडिशनल जो चीजें और बता दूंगी। फिर अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस के अंदर हम और क्या करेंगे कि अडैप्टिव इम्यून रिस्पांस के भी फिर कुछ सेल्स हैं, जैसे कि ये जो थे कंपोनेंट्स थे आपके पूरे के पूरे किस चीज के, इनेट इम्यूनिटी के। हाँ, ये कंपोनेंट्स हमने करे इनेट इम्यूनिटी के। तो अब उसी तरीके से जब हम करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम कर रहे होंगे अडैप्टिव इम्यूनिटी को। ठीक है, अडैप्टिव इम्यूनिटी को जब हम करेंगे तो अडैप्टिव इम्यूनिटी में फिर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले वही उसकी बेसिक फीचर्स देख लेंगे पहले क्या क्या उसके फीचर्स रहते हैं, और उसके अंदर प्रेजेंट सेल्स कौन कौन सी सेल्स जो है वो अडैप्टिव इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, फिर हम वो चीज देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद में फिर आपको एक छोटा सा प्रोसेस आता है हेमेटोपोइसिस का। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ब्लड सेल्स का क्या होता है उसमें फॉर्मेशन होता है। ये एक छोटी छोटी टर्म्स है, ऐसा आप ऐसे याद रख सकते हो कि व्हाट इज हेमेटोपोइसिस, तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका योग सेगमेंट के अंदर भी हो जाता है, फिर स्प्लीन के अंदर भी हो जाता है, देन लिवर के भी अंदर हो जाता है, देन आईएलई हुआ मीडियम के अंदर हो जाता है, उसके बाद आपका बोन मैरो के अंदर ही हेमेटोपोइसिस चल जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं जहां पे हेमेटोपोइसिस चलता है, ये हम करेंगे। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे ना, जो आपका ये इनेट इम्यून सिस्टम है जो हमने ये कुछ सेल्स करे इनको फिर डिटेल में करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम अपनी इम्यूनिटी को जो है वो धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिर देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए हल्का सा एक बार नजर मार लीजिए इसकी इम्यूनोलॉजी हमने देखा है स्टार्ट करा था। ठीक है, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स आपके ट्राई करा था क्लियर करने के लिए। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि एंटीजन एंट्री के बाद में जो ये दो सिमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का हमने डिफरेंस देख लिया। डिफरेंस के बाद में हमने इनेट इम्यूनिटी को जो है थोड़ा सा डिटेल में ट्राई करके करने का। देन उसके बाद हमने कंपोनेंट्स देख लिए, इनेट इम्यूनिटी के क्या क्या उसके अंदर आते हैं कंपोनेंट, देन इनेट इम्यूनिटी के कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट्स बता दिए मैंने जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए। देन हमने देख लिया कि अब हम कल ये वाला चीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, अपनी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लगा लीजिए जितने भी हमने करा है
और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे विद योर अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। सो थैंक यू सो मच।